हेलो, वेलकम टू द खान लॉ स्टडीज़। पिछली कुछ वीडियोस में हमने आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस का जिक्र किया था। 66 धारा 76 से 79 तक का एक वीडियो आपने देखा होगा। अब सेक्शन 84 आईपीसी में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक डिफेंस दिया गया है कि जनरल डिफेंस में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कब एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 84 क्या है। नंबर 1, द एक्यूज्ड was of unsound mind at the time of commission of the act। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, यानी एक्यूज जो है वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, यानी कार्य करते समय अभियुक्त जो है वो ये बताया जा रहा है कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये कार्य है। कार्य मतलब ऑफेंस, वो जो आपराधिक कृत्य है उसे यहाँ एक्ट कहा गया है। तो अक्यूज्ड वाज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। सेकंड पॉइंट है कि बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब आप देख लें, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड द accused was incapable of knowing the nature of act, or that what he was doing either wrong or contrary to law। These are the points to be proved by the accused in his defense कि by reason of unsoundness of mind accused was incapable of knowing the nature of his act। जो उसका आपराधिक कृत्य है उसकी प्रकृति को जानने के लिए उसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी। He cannot entertain the intention behind the act, what was the nature of the act, और या ये साबित कर दे कि he was doing either wrong और contrary to law, कि वो जो कुछ कर रहा है वो रॉन्ग है या विधि के विरुद्ध है। ये इतने पॉइंट तो आपको रखने हैं, ये आपको लिखना है हर हाल में। अब जब हम इसे सब्जेक्टिव पेपर करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है। या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम में हम देखते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम में सबसे पहले आता है एक मेंजरिया। मेंजरिया ये है एलिमेंट ऑफ क्राइम। मेंजरिया is an essential element of a crime. Without menzeria, accused cannot be punished। तो लॉ ये कहता है, if a person incapable of entertaining such intention, ये जो मंजरिया है, ये मैल इंटेंशन है, जो बैड इंटेंशन है, इंटेंट उसका जो है वो उसको समझ ही नहीं सकता था। He cannot entertain the intention behind the act।
देयरफॉर ही कैन नॉट बी लायबल फॉर द ऑफेंस। जैसे इडियट्स हैं, लुनेटिक्स हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर देयर एक्ट्स, क्योंकि दे कैन नॉट इंटरटेन द एलिमेंट इंटेंशन बिहाइंड देयर एक्ट्स। वो जो कृत्य कर रहे हैं वो उसका आशय समझते ही नहीं है, उसका रिजल्ट क्या होगा उसको वो समझते ही नहीं। तो अगर ये मस्तिष्क की विकृत चित्तता के कारण वो अगर मेंदरिया को इंटरटेन करने में असफल रहते हैं तो वो उनका पनिशमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेंदरिया इज ए essential element of crime unless it is ruled out, या मेंजरिया को अपराध के आवश्यक तत्व से अलग कर दिया गया है। जैसे स्टैट्यूटरी क्राइम्स जो हैं, जो स्टैट्यूटरी क्राइम्स बनाए जाते हैं उसमें बहुत जगह ये है कि विदाउट गोइंग इनटू द मेंजरिया इफ यू हैव डन एनी एक्ट यू आर लायबल। जैसे एनडीपीएस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट में यदि आपके पोजेशन से कोई भी प्रोहिबिटेड कॉन्ट्राबैंड मिलता है देन यू आर लायबल व्हाट एवर योर इंटेंशन में भी, तुम्हारा आपका कोई भी आशय हो लेकिन आप उसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो मेंजरिया इज ए इसेंशियल एलिमेंट। तो ये जो अनसाउंड व्यक्ति है, विकृत चित्त व्यक्ति है, ये मेंजरिया को समझता ही नहीं है। He cannot entertain the intention behind the crime. Therefore, he cannot be punished for his act. तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान यही देना है आपको कि whether the accused was of unsound mind at the time of commission of the act. अपराध करने का समय महत्वपूर्ण है। अपराध करने के समय उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। यदि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी, वो इतना विकृत चित्त था कि वो अपने कृत्य के, अपने एक्ट के नेचर को नहीं समझ सकता था, और ये नहीं समझ सकता था कि जो कुछ कर रहा है वो रॉन्ग है या विधि विरुद्ध है, कॉन्ट्ररी टू लॉ है। इनसेन पर्सन, अनसाउंड पर्सन के बारे में मैकनॉटन्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक केस मैकनॉटन का हुआ था जिसमें कि कुछ रूल्स डेवलप किए गए हैं, इसे हम कहते हैं मैकनॉटन्स रूल। तो ये है मैकनॉटन्स रूल। इसे भी आपको अपने सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा और इसे अपने सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा अपने आंसर को, इसमें क्या रूल्स लेट डाउन किए गए थे। अब बाद में आईपीसी में यही बातें मानी गई है। इसके बारे में जो शॉर्ट ब्रीफ में है मैकनॉटन्स रूल, वो ये है, एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेन अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। यानी प्रत्येक व्यक्ति बारे में जाएगा कि वो सेन है, बुद्धिमान व्यक्ति है, विकृत चित्त नहीं है, जब तक ये साबित न कर दिया जाए कि वो विकृत चित्त था। तो सैनिटी जो है, बुद्धिमत्ता की परिकल्पना की जाएगी प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है टू एस्टेब्लिश ए डिफेंस फॉर ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। It must be proved that at the time of committing the act, accused was laboring under such defect as not to know the nature and the quality of the act. मैकनॉटन के रूल में यह कहा गया कि अगर ये एस्टैब्लिश कर दिया जाए, यदि ये स्थापित कर दिया जाए कि जो अक्यूज्ड है वो ड्यू टू इंसैनिटी
at the time of commission of the act was laboring under such defect, वो ऐसी विकिचित्ता के अधीन वो मानसिक विकार से पीड़ित था कि वो अपने कृत्य की, अपने एक्ट के नेचर को नहीं समझ सकता था, और ना जो उसका एक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है वो भी नहीं समझ सकता था। एंड ही वाज व्हाट ही वाज डूइंग, वो क्या कर रहा है उसका प्रकृति के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं हो सकती थी। एंड इवन ही डिड नॉट नो व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग, और ये भी नहीं जान सकता था कि जो कार्य कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इस डिफेंस के लिए, ये मैकनॉटन ने रूल दिया है, वही यहाँ पर है इंडियन पेनल कोड में अडॉप्ट किया गया है। अगला रूल जो इसमें दिया गया है, द एक्यूज्ड न्यू दैट द एक्ट वाज वन व्हिच ही ऑट नॉट टू डू एंड द एक्ट वाज कंट्रेरी टू लॉ। तीसरा पॉइंट है कि यदि ये साबित हो जाए कि अभियुक्त ये जानता था कि जो कुछ वो कर रहा है उसे उस कार्य को नहीं करना चाहिए, और वो जो कार्य कर रहा था वो विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तो ऐसा अभियुक्त जो है वो दंडनीय माना जाएगा। यहाँ ऊपर देखा आपने पॉइंट नंबर 2 कि ग्राउंड को इस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक है कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट अक्यूज्ड वाज लेबरिंग अंडर सच डिफेक्ट, laboring under such defect not to know the nature and the quality of his act, and even he cannot know that what he did and what he was doing was wrong, वो ये भी नहीं समझ सकता था कि जो कुछ कर रहा है वो उसने गलत किया या वो गलत था। उसके अपोजिट ये रूल 3 जो उन्होंने दिया है कि लेकिन अगर ये इस्टेब्लिश कर दे प्रोसिक्यूशन कि अभियुक्त ये समझ सकता था कि वो जो कार्य कर रहा है वो विधि विरुद्ध है, तो उसे सेन माना जाएगा, विकिचित नहीं माना जाएगा, उसे दंडनीय माना जाएगा। और चौथा है डिल्यूजन, भ्रम की स्थिति। इफ अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस अंडर डिल्यूजन, हिज क्रिमिनलिटी मस्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डिल्यूजन। उसकी भ्रम की प्रकृति क्या थी, डिल्यूजन का नेचर देखा जाएगा, उसके बाद पर उसका निर्णय उसके बारे में लिया जाएगा। These are the 4 rules given in मैकनॉटन्स केस। अब 84 में क्लियर है, जो एक्ट की परिभाषा कहती है कि ये डिफेंस तभी साबित माना जाएगा कि अपराध करने के समय एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड द अक्यूज्ड वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग दैट हिज एक्ट और दैट व्हाट ही वाज डूइंग आइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। ये 2 पॉइंट 84 ने लिए हैं। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंसैनिटी को अदरवाइज डिफाइन नहीं किया गया है, विकिचित्ता को डिफाइन नहीं किया गया है। देयर मे बी मेडिकल इंसैनिटी बट द डिफेंस अवेलेबल ओनली अंडर सेक्शन 84 दैट इज लीगल इंसैनिटी। द क्वेश्चन इसीलिए बनता है कि लीगल इंसैनिटी इज गुड डिफेंस फॉर द एक्यूज्ड, नॉट द मेडिकल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी अलग है और लीगल इंसैनिटी अलग है। लीगल इंसैनिटी के लिए धारा 84 की आवश्यकता आपको साबित करने पड़ेंगे। केस ला आता है डीसी ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज ए रिबटेबल प्रिजम्पशन दैट द अक्यूज्ड वाज नॉट इनसेन। अक्यूज्ड वाज नॉट इनसेन, यानी प्रोसिक्यूशन कहता है कि ये विकिचित नहीं था, तो ये तथ्य जो है ये खंडनीय है, इसका खंडन किया जाएगा। इट इज ए रिबटेबल प्रिजम्पशन किया, जैसा कि पहला माना गया प्रिजम्पशन क्या है, एवरी पर्सन इज सेन, बट दैट प्रिजम्पशन इज रिबटेबल।
उसका खंडन किया जाएगा। Accused may rebut it by the relevant evidence, उचित यानी जैसे एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी कहते हैं, सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की ओर से यह साबित किया जा सकता है कि वो से कार्य करने के समय विकृत चित्त था, वो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं था। अब हम आते हैं कि लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी के बारे में क्या कहा गया है। द कंसेप्ट ऑफ इंसैनिटी differs from medical concept of insanity, and it is not every kind of insanity which is recognized in law as a defense. हर तरह की इंसैनिटी, हर तरह का मेंटल डिसऑर्डर को आईपीसी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। आईपीसी recognizes only legal necessity under section 84. बहुत सी बीमारियां किसी को एक हो सकती हैं, मानसिक विकार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर मानसिक विकार में वो अपने कार्य की प्रकृति जानने में ही असमर्थ हो जाए, या ये जानने में वो इनकैपेबल हो जाए वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है या विधि के विरुद्ध है। ये हर प्रकार के मानसिक विकार में नहीं होता। इसलिए कहा गया ए मैन मे बी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंसैनिटी इन द सेंस ऑफ ए मेडिकल कंसेप्ट ऑफ इंसैनिटी। मेडिकल कंसेप्ट में तो सर्टिफिकेट मिल सकता है कि he is suffering from some kind of medical disorder, लेकिन that is not acceptable under the IPC. If the fact shows that the accused knew that he had done something wrong, अगर ये साबित हो जाए कि अक्यूज जानता था जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो उसका डिफेंस माना नहीं जाएगा। टाबू चेटिया एक केस है, टाबू चेटिया वर्सेज स्टेट ऑफ असम। इसमें डिसाइड किया गया है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज ए लीगल इंसैनिटी which means the state of mind in which accused was incapable of knowing the nature of the act. ये देखिए कि टाबू चेटिया का केस है, वर्सेस स्टेट ऑफ असम। तो इसमें मेन चीज देखना आपको, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड। इसमें कहा गया व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड अंडर विच अक्यूज्ड वाज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। मानसिक स्थिति क्या थी जिसके अधीन वो अपने कार्य की प्रकृति नहीं समझ सकता था और नहीं ये समझ सकता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत है या विधि के विरुद्ध है, तभी उसका डिफेंस कबूल किया जाएगा। इसी तरह एक केस बड़ा मशहूर है, अमृत भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें फैक्ट ये थे कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस ही वाज फिट, लेटर ऑन ही बिकम अनसाउंड माइंड। कार्य करते समय तो वो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति था, लेकिन कार्य पूरा हो जाने के बाद में वो पागल हो गया या मेंटल डिसऑर्डर का हो गया, वो अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो गया। तो यह कहा गया कि अगर वो बाद में पागल हो जाता है, कार्य करने के पश्चात उसकी मेंटल स्टेटस ऐसा हो जाता है कि ही कैन नॉट एंटरटेन द इंटेंशन ऑफ हिज एक्ट, तो कहेगा उसको नहीं देखा जाएगा। ये बहुत मशहूर केस है, अमृत भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बाद एक तथ्य आता है, अब आप देखें आगे से इसको काट देते हैं।
कि एक फैक्ट आता है, इसे कहा गया है इररेसिस्टिबल इम्पल्स। एक मिनट, ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब हम लेते हैं इसको, इररेसिस्टिबल इम्पल्स। इररेसिस्टिबल इम्पल्स, अगर इररेसिस्टिबल यानी ऐसा आवेश जो उसके अंदर उत्पन्न हो रहा था उसको वो रेसिस्ट नहीं कर सका, उसे रोक नहीं सका, और आवेश में आके उसने कोई कार्य कर दिया, तो इसे कहा गया कि ये इररेसिस्टिबल इम्पल्स के अधीन अगर कोई एक्ट उसने किया है तो वो उसे डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा, उसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में नहीं लिया जाएगा, धारा 84 में उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। द टर्म अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कैन नॉट बी कंपाउंडेड so widely as to cover the loss of self control. A person must control his self, his senses, he must be in his senses. यदि वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता है और इंद्रिय आवेश में, इम्पल्स में कोई कार्य आपराधिक कृत्य कर देता है, तो उसका जो किया गया कृत्य है वो उसे डिफेंस नहीं देगा, उसे धारा 84 में उसे कोई बचाव उसे नहीं मिलेगा। लास्ट में आता है इंसेनिटी ब्रॉड बाय ड्रंकनेस, इसको भी देख लीजिए। इंसेनिटी ब्रॉड बाय ड्रंकनेस, इंसेनिटी ब्रॉड बाय ड्रंकनेस। ड्रंकनेस को जो हम देखेंगे अभी सेक्शन 85 एंड 86 में आएगा कि ड्रंकनेस जो है, यदि कोई व्यक्ति नशा करने के बाद कोई अपराध करता है तो उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक अपवाद बनाया गया है कि इंसेनिटी ब्रॉड बाय, क्या ड्रंकनेस से, नशा करने के कारण वो इंसेन हो गया है, पागल हो गया है, उसके बारे में कहा गया है कि ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज। जनरल प्रिंसिपल वही है कि ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज बट डेलीरियम टिमनस एक बीमारी है, काज्ड बाय ड्रिंकिंग, यानी अत्यधिक ड्रंकनेस के कारण, अत्यधिक नशा करने के कारण एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं डेलीरियम टिमनस। इट प्रोड्यूसेस सच ए डिग्री ऑफ मैडनेस as to render a person incapable of distinguishing right from wrong। अगर ये साबित कर दिया जाए कि ड्यू टू ड्रंकनेस he has become a victim of delirium tremendous and he becomes so mad, इतना पागलपन उसके अंदर आ गया है कि ही कैन नॉट डिस्टिंग्विश, ये अच्छे और बुरे में, राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, देन इट कैन अफोर्ड ए ग्राउंड ऑफ एक्सक्यूज फ्रॉम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो ड्रंकनेस है ये एक बीमारी उत्पन्न करता है, वो बीमारी से पागलपन उत्पन्न होता है, फिर वो उस मैडनेस से, यदि उसकी स्थिति ये हो जाती है
he cannot distinguish between right and wrong, then he can be protected under section 84 IPC. तो इसमें ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है कि एवरी लीगल इंसैनिटी इज ए गुड डिफेंस फॉर एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि व्हाट इज लीगल इंसैनिटी। व्हाट इज लीगल इंसैनिटी, दैट इज ऑल द इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 84। जो एसेंशियल 84 में दिए गए हैं उसे अगर वो पूरा करता है तब तो लीगली वो इंसेन है। अदरवाइज मेडिकल ग्राउंड पर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेनिटी हो सकती है, बट दैट इज नॉट ए डिफेंस अंडर सेक्शन 84। अलग अलग मानसिक विकार का कोई से पीड़ित हो सकता है, परंतु हर प्रकार के मानसिक विकार को मेडिकल के आधार पर उसे धारा 84 उसे मान्यता नहीं देती है। इसलिए मेडिकल इंसैनिटी इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ डिफेंस अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। 84 के ये इन दोनों एलिमेंट आप याद रखेंगे और इसी को बेस बना के एक मैकनॉटन्स रूल आपको लिखना पड़ेगा। और साथ में अगर आप इसमें मेंजरिया के बारे में लिख देंगे कि सच ए पर्सन who cannot entertain the intention behind his act, who cannot entertain the mens rea, यानी जो मेंस रिया जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस है वो उसको समझ नहीं सकता, उसके कार के पीछे कोई मेंस रिया आप साबित नहीं कर सकते, तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द ग्राउंड which is available to an accused under section 84 IPC, that's the unsoundness of mind. Thank you.